अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। बुजुर्ग इंसान को अपनी पहचान करवाने के लिए एक बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल देते हैं कि शेर का बच्चा अगर भेड़ों में रहे तो वो ख़ुद को भी भेड़ ही समझने लगता है, लेकिन जिस दिन उसे कोई हकीकी शेर मिल जाए तो वो उसे दरिया किनारे ले जाकर अपनी पहचान करवाता है, उसे आईना दिखाता है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की है। सोती हुई उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश की है, उन्हें याद दिलाया है कि वो कौन हैं, किसके मानने वाले हैं। साइंस से लेकर अखलाकियात तक किसका डंका बजता था और आज हम कहाँ हैं। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जुर्रतमंदाना अंदाज में दुनिया के आगे कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और इस्लामोफोबिया का इशू उठाया है। मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ने की कोशिश की है। नामूसे रिसालत के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी पर सवाल उठाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, कैसे इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया। मुसलमान ममालिक के सरबराहों को इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। इसके बजाय अक्सर सरबराहान ये कहते रहे कि हम तो एतदाल पसंद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लाम पेश करने की कोशिश की गई, इस्लाम सिर्फ एक है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने सारी मुस्लिम दुनिया को मुखातिब करके कहा कि इजराइल ने फ़लस्तीन पर डाका डाला है, कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन मुस्लिम दुनिया कुछ नहीं कर सकी। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी और कश्मीरी आवाम को मायूस किया है। हम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार हैं और बड़ी ताकतों को इस बात का इल्म है। इसलिए 1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ कोई मायने ही नहीं रखती। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गानिस्तान के लोगों को इस कदर पीछे न धकेला जाए कि उन्हें अपनी खुद मुख्तारी ही ख़तरे में महसूस होने लगे। आलमी दहशतगर्दी का खात्मा अफ़गानिस्तान में पायदार अमन से मुंसलिक, इस पर भी गौर करना चाहिए कि OIC और चीन मिलकर रूस और यूक्रेन के तनाज़े को रोकने में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेहमानों में मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़फ़र हिलाली साहब, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं आप। ज़फ़र हिलाली साहब, आज इमरान खान की तकरीर को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? मेरे ख्याल में कि फ़र्स्ट क्लास तकरीर था। वो ख़ास तौर जो मेरे ख्याल में इस्लामोफोबिया के बारे में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा और उनको बताया कि क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था मदीना रियासत मदीना का और क्यों उन्होंने ख़ुद इसकी ये इनिशिएटिव लिया। मेरे ख्याल में ये बड़ा मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सुना दी OIC को कि ज़रूरत थी कि भाई आप 1.5 बिलियन है मगर आपके पास कोई ख़ास यूनिटी तो है ही नहीं, स्ट्रेंथ तो कोई ख़ास नहीं है। और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स में तो आप यूनाइट हैं, यू आर टू डिवाइडेड। बल्कि उन्होंने कहा है कि आप लोग जो हैं जी, आप उनके सक्सेसर्स, राइटफुल सक्सेसर्स नहीं हैं, इसलिए कि वो जो चाहते थे वो आप नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी था और मेरा खुश था। रिगार्डिंग दूसरे मामले में अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल सच कहा, मगर वो तो पहले भी कह चुके हैं ना। हिलाल साहब, जो अब जिस तरह से मैं आप बात करें, हम इसे कामयाब तरीन इजलास कह सकते हैं जिसमें पहली बार सर चीन ने अब शिरकत की है। देखिए, ये इजलास कामयाब इसलिए नहीं होता है कि चीन अटेंड कर रहा है फर्स्ट टाइम। इजलास कामयाब होता है जब इजलास ख़त्म होता है, जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है और हम देखते हैं किस चीज़ पे उन्होंने इत्तेफाक किया। अभी से कैसे कह सकते हैं कि ये कामयाब हो गया, मगर ज़बरदस्त है कि चीन आया है और हमारा इनिशिएटिव पे अगर आया है तो और भी ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। हम चाहते हैं कि चीन जिधर काफ़ी मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि वो इंटरैक्ट करें इस्लामिक, और हम चाहते हैं कि वो इस्लाम और इस्लामिक थिंकिंग पे सोचें। सही। अब सर हुमा बकाई साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामद। इससे पहले कि मैं अब दीगर सवालों की तरफ चलूँ, सबसे पहले तो तकरीर के हवाले से बताइए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर आपने सुनी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका इस्लामी ममालिक के सरबराहान को झंझोड़ना कैसा लगा? तकरीर कैसी लगी आपको? मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को ये तुर्रा इम्तियाज हासिल है कि जब वो ग्लोबल फोरम से बात करते तो उसकी वो रेजोनेट करती है लोगों के साथ। तो चाहे जनरल असेंबली में उनकी तकरीर हो
चाहे वीर का जलसा हो, चाहे ये OIC की स्पीच हो, इट रेजोनेट्स विद द पीपल, ये बातें। और फिर वो ऐसी एक दो नई बातें ले आते हैं अपने डिस्कोर्स में, जो फिर जिसकी आपको बाद में भी बाज़गश सुनाई देती है। तो इस OIC समिट में भी आपको 15 मार्च के इस्लामोफोबिया डे की जो यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ है उसकी आपको बाज़गश सुनाई देती है। और फिर जो एक नया एजेंडा आया जो पहले कभी नहीं आया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के हवाले से, तो मेरे ख्याल है ये वो नई चीजें और नई बातें हैं जो इमरान खान साहब लाते हैं। अच्छा, हमेशा हुमा, आपको लगता है खान साहब की कोशिशें रंग लाएंगी? मुस्लिम ममालिक कश्मीर और फलस्तीन पर कोई मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकेंगे? देखिए, ये तो आप सबको पता है ना कि हम सब बड़े हुए हैं ये सुनते हुए कि OIC इज अ पेपर टाइगर, यानी कि वो कागजी शेर है जो रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास करता है। अभी मुझे लगता है कि एक टर्न हो सकता है पेज, और उसकी बड़ी वजह ये है कि जो चीन आया और चीन ने आके जिस तरह की बातें की, बिलखुसूस जो उसने साउथ कोलैबोरेशन की बात की, यानी उसने चीन का जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है उसको मुस्लिम वर्ल्ड को उसके साथ लेकर चलने की जो बात की, रशिया के हवाले से जो इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान को फैक्टर्स में सपोर्ट करने का जो मौक़िफ़ दिया, और जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए उन्होंने कहा कि ये अनजस्ट है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये वो तमाम बातें हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रेजोनेट करती हैं। तो एक उभरती हुई ताकत की सपोर्ट अगर आती है तो फिर चांसेस हैं कि ये हम जो है सिर्फ पेपर टाइगर ना हो, सिर्फ कागजी शेर ना हो, आगे भी कुछ बात बने और फर्दर भी आगे इस पे बात बने। अच्छा जफर हिलाली साहब, सिर्फ फरमाइएगा, जिस अंदाज में इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस्लाम का मुकद्दमा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, इस्लामी दुनिया में लीडिंग रोल कहा जाए तो गलत नहीं होगा सर। माजी में ऐसा करने की कोशिश करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ, वक्त अब तब्दील हो गया है। पहले बात यह है कि मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है, आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने एक लीडिंग रोल लिया है। वाकई वो लीडिंग रोल लिया है। इस्लामोफोबिया का पास होना उनका लीडिंग रोल था। आखिर वो पहला आदमी था जो ये इसको रेज किया है इंटरनेशनल फोरम में। मगर एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो ये हुई है वो ये हुआ है कि एक मूवमेंट शुरू हो रहा है अभी, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वो कहेंगे कि आप एक रेजोल्यूशन पास करें कि जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास करें जिसमें ये इस्लामोफोबिया को क्रिमिनलाइज करो, और आपके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अगर मिसाल के तौर पे उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो एडजुडिकेट करेगा कि वाकई उधर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमार्केबल, शायद ये ना पास हो, लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अमेरिका तो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी नहीं असेस करता है। उसका नतीजा ये हुआ है कि जिस मुल्क में वो जाता है वो ह्यूमन राइट अब्यूसेस होते हैं, जेनोसाइड होते हैं। जेनोसाइड तो खैर बड़ा लफ्ज है, उसमें क्रिमिनल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वॉर ऑफ लॉज होता है, मगर कोई जज नहीं करता है। वो एक अलग फैक्टर है। मगर अगर इस तरीके का लेजिस्लेशन हो जाए और एडजुडिकेट हो तो बहुत लंबा, हम विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन एलिमिनेटिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। हुमा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, आज तक कोई मुश्तरका दिफाई निज़ाम क्यों कायम नहीं कर सकी है? देखिए, सेकंड लार्जेस्ट जब आप इतना बड़ा इदारा होते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल होता है एक मुश्तरका को लाना, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो क्रॉस रोड्स पर है। वहाँ पर आपको अब एक कन्वर्जेंस नजर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर समिट में यमन के हवाले से भी बात हुई। अब आपको पता है कि यमन में सऊदी अरब का दूसरा इंटरेस्ट है। इब्राहिम एकॉर्ड हुए, इसके बावजूद सऊदी अरेबिया ने अब के बहुत खुलकर पैलेस्टाइन के हकूक के हवाले से बात की। तो आपको एक कन्वर्जेंस नजर आ रही है। अब इस कन्वर्जेंस को कोई आगे लेके बढ़ता है, ये अहम बात है। पाकिस्तान के पास बहुत अहम मौका है। उनके पास अब अगले 1 साल OIC समिट की सदारत उनके पास है। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या है, लेकिन उम्मा के मुस्तकबिल के लिए वो एक अच्छी उम्मीद है।
दुरुस्त फरमा रही हैं आप। अब जफर हिलाली साहब, अफगानिस्तान के मामले के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने फिर आज ये मामला उठाया है, लेकिन कुछ इस तरह की इत्तलात और इस तरह की खबरें आ रही हैं, गालिबन वहाँ से वज़ीर ख़ारजा नहीं आए, कोई टीम वहाँ पर भेज दी गई है, और यहाँ से पाकिस्तान ने एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब ने अफगानिस्तान का मामला उठाया। सर कह रहे हैं कि तस्लीम किया जाए इन्हें। देखिए, बड़ा अच्छा किया उठाया, मगर उन्होंने नाम नहीं लिया अमेरिका का। आखिर अमेरिका जो है, जो हालांकि अब कुछ बेहतर पोजीशन हो गया है, डी फैक्टो रिकग्निशन तालिबान का वो दे रहे हैं, मगर पैसे दो भाई। ये जो पैसे तुमने विद होल्ड किया है, अब एक और तरीका निकाला है उन्होंने, गिफ्ट विफ्ट करके इधर से उधर से, और कहते हैं कि उसी अकाउंट से दे रहे हैं। बात असल ये है कि जो एटीट्यूड अमेरिका ने इनिशियली लिया था वो बड़ा गलत था, और बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पहले रेज किया था सिग्निफिकेंटली, वो बात इतना नहीं रेज किया इस दफ़े। मगर फिर भी अच्छी बात है जो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, और कहा कि इंटरफियरेंस ना हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब। पकाई साहिबा, आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल हैपनिंग रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, पहले जरा आपको दिखा देती हूँ, फिर मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। जो मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं, उन्होंने हमारे जो कई इज्तिमा हुए फैटअप के हवाले से और इस तरह के, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया, कावे मुसावी ने $30 मिलियन का दावा उन्होंने लंदन की हाई कोर्ट से जीता, उसके बाद $65 मिलियन का उन्होंने दावा जीता। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सी हुआ, कौम का पैसा बर्बाद हो गया, जाया हो गया। पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी। हुकूमत में होते हुए 100 से ज्यादा लोग लापता है। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाएगा। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेहमानों में फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अली परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे। फ़ारूक, ये कावे मौसवी इनके इंकशाफात पर ही तो आप लोग नवाज शरीफ के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वो तो नवाज शरीफ से माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे हुकूमती मौक़िफ़ को अवामी सतह पर नुकसान नहीं होगा? देखिए, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये वही कावे मुसाकी हैं जिन्होंने कहा था कि आज से 1 साल कबल के नवाज शरीफ ने उनको मैनेज करने के लिए अपने फैमिली मेंबर के ज़रिए जो है उनको पैसे देने की कोशिश की थी, उनको रिश्वत देने की कोशिश की थी। और जो आर्बिट्रेशन है, जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर के $100 मिलियन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नवाज शरीफ की उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। इन दोनों केसेस में जो नुकसान किया है, नुकसान तो पाकिस्तान का शरीफ फैमिली ने किया है। ना ये चोरी करते, ना ये मनी लॉन्ड्रिंग करते, ना ये 4 फ्लैट्स जो उन्होंने तस्लीम किए हैं कि ये इनके हैं, उसके मालिक ये हैं, ना ये बैरून मुल्क हासिल करते, उसके जवाब में ये रसीदें दिखा देते, कतरी खत ना लेकर आते, तो आज जो है वो पाकिस्तान को ना ब्रॉडशीट नैब को हायर करना पड़ती। उस वक्त इन्होंने NRO लिया, NRO लेके ब्रॉडशीट से माहिदा खत्म हुआ, उन्होंने चैलेंज कर दिया। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हर NRO की कौम को कीमत अदा करना पड़ती है। अच्छा, मुझे $30 मिलियन कीमत अदा करना पड़ेगी। कावे मुसावी के बयान के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब जो केसेस चल रहे हैं या जिनमें सजा हो चुकी है, तो क्या इन पर इस माफी का कोई असर होगा? क्या नवाज शरीफ इसे अदालतों में पेश करके कोई फायदा उठा सकते हैं, या ये सिर्फ बयानिए में ही फायदेमंद साबित होगा? यही देखें, शरीफ फैमिली का काम क्या है, ये हमेशा क्या करते हैं, पहले अपनी मर्जी की स्टोरी लगवाते हैं किसी न्यूज़पेपर में, मीडिया में, उसके बाद उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं। जो इन्होंने शहबाज शरीफ के केस में किया था, NCA केस में, कि शहबाज शरीफ जो है सरखरू हो गए, जबकि मामला सलमान शहबाज का था, और पाकिस्तान में केसेस उसी तरह पापड़ वाले के, फलूदे वाले के चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, फैसला उन्होंने करना है। फैसला बाहर, ब्रॉडशीट तो एक इंडिविजुअल, कावे मुसाकी तो एक इंडिविजुअल है, उसकी माफी मांगने ना मांगने से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अदालतों में जहां सजाएं हुई हैं वहां ये अपनी रसीदें पेश करने के अंदर नाकाम हुए, और वो कतरी खाती इनके पास था। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शहबाज शरीफ तो आज तक खुद ये नहीं बता सके कि ये मकसूद चपड़ासी कौन सा है जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए रमजान शुगर मिल के
मुलाजिम के अकाउंट में आ गए, उसको मुल्क से इन्होंने फरार करार दिया हुआ है। सलमान शहबाज मुल्क से फरार अच्छा, बैठे हैं। मुझे जरा इस बात की भी तस्दीक या तस्दीक कर दीजिएगा वापस फरूख, इस बात की तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, कावे मुसावी का एक दावा है कि अली जैदी साहब के जरिए वजीर आजम खुद उनसे राब्ते में थे। देखें, ये तो फिर बात ये है ना, अब जिस शख्स का कोई बयान एक है ही नहीं, कल वो कुछ बयान दे रहे थे, आज वो कुछ और बयान दे रहे हैं, मैं उनके बयान को कैसे दुरुस्त तस्लीम कर लूँ? और प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी ऐसे शख्स के साथ जो है वो राब्ता करने के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर का किसी किस्म का कोई इनके साथ कोई राब्ता मौजूद नहीं था। उसमें भी वो अली जैदी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अली जैदी भी आगे बता देंगे। लेकिन फिर मैं बुनियादी तौर के ऊपर कहूँगा, मेरा सवाल आज भी वो है, फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A ये किन पैसों से हासिल किए गए, इनकी रसीदें कहाँ हैं, पैसा किस बैंकिंग चैनल से गया, वो आज तक शरीफ खानदान नहीं बता सका। यही बात साबित होती है वो पैसा करप्शन का था जो मनी लॉन्डर होकर बाहर गया। वो सवाल पाकिस्तान की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अपनी अपीलों में उसका जवाब इनको देना बाकी है। फरूक, कावे मुसावी के ये बयानात और इनकी टाइमिंग ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ कह रहे हैं कि फैटफ और दीगर इशूज़ पर इजलासों में आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की है। आप भी शामिल रहे होंगे इजलास में, या दीगर जो पार्टी के लोग इजलास में थे, किसी ने आपको बताया है कि ऐसी कोई बात की है आर्मी चीफ ने? देखें मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने आर्मी चीफ का किस कॉन्टेक्स्ट में नाम लिया, किस मीटिंग का हवाला दिया, लेकिन मुझे हकाइक पता है। आपको अच्छी तरह याद होगा, फैटफ के हवाले से पाकिस्तान ने कानून साजी कर रहा था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 34 सफ़ों का NRO लेकर आ गई, 34 शिकों की तरमीम का, कि नैब के इदारे को बंद कर दें, लिहाजा जो है वो नैब किसी को पूछ नहीं सके। आपको शराइत भी याद होंगी। आप मुझे ये बताएं, हमें तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाते हुए मिला था, हमने 26 नुकातों के ऊपर पेशरफ्त करके वो मुकम्मल करवा दिए, एक नुकात रह गया, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट जाने में से बच गया, ग्रे लिस्ट से भी इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। अब किसी किस्म का ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं है। ये हमारी एफर्ट्स हैं, हमारी काविशें हैं। ये हमेशा जाती मुफाद को तरजीह देते हैं कौमी मुफाद। जिस तरफ आप मिसालें दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जिन इजलासों में, फैटफ या दीगर इजलासों में जहाँ पर अगर ये बात हुई है, तो आपको किसी ने नहीं बताया, ये आपके इल्म में नहीं है कि वाकई ऐसी कोई बात की गई है जिस तरफ शहबाज शरीफ साहब इशारा कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब किस वक्त का बता रहे हैं, किस वक्त की बात कर रहे हैं। आया ये हालिया जो साल 2 साल में वो कह रहे हैं जो हम मेहनत कर रहे थे, और जो इन्हीं साल 2 साल की मुलाकातों की बात हो रही है, उन्हीं इजलासों की बात हो रही है, फैटफ के इजलास की, दीगर मामलात पर जो इजलास हुए उन मीटिंग्स की बात हो रही है। तो उसमें नवाज शरीफ का तामुन कहाँ से नजर आ गया? मेरे इल्म में तो नहीं। नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उसी दौरानिये में बैठ के वो इदारों को हिट कर रहे थे। शहबाज शरीफ से तारीफ की, शहबाज शरीफ से कहा उन्होंने कि नवाज शरीफ उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी जो है वो बात है, कोई जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं वो मेरे इल्म में नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बात की, लिहाजा मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। सही, चल ठीक है। अच्छा, अब आज फरूक MQM ने कहा है कि हमें हुकूमत में रहते हुए महसूस हुआ कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ही नहीं है, उनके लोग लापता हैं, दफातर बंद हैं, मुतालबात पूरे ना होने की वजह से MQM का झुकाव अपोजिशन की तरफ वाज़ेह नज़र आ रहा है बड़ा। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ जो MQM का हमारे साथ इत्तेहाद था, वो इत्तेहाद इसी सूरत में था कि पीपल्स पार्टी नून लीग को उन्होंने आजमाया हुआ था। और मैं समझ रहा हूँ कि कराची की तरक्की के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका एक मुतालबा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से था, उसको भी जो है वो हमने पूरा किया। जहाँ तक रही बात दफातर के हवाले से, लापता कारकुनान के हवाले से, उसके अंदर भी काफ़ी जो है हमने इनके साथ बैठ के पेशरफ्त भी की है, कोशिश भी की है। अगर मज़ीद भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दिल में हैं, उसको हम सुनेंगे भी, उनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM के जो लोग पार्लिमान का हिस्सा हैं, ख़ासतौर के ऊपर खालिद मकबूल सदीकी साहब, जिनकी आपने साउंड बाइट भी सुनवाई, बड़ा अच्छा हमारा इत्तेहाद उनके साथ चल रहा है। और ये कहिए दफातर खोलने में मसला क्या है? फरोग नसीम साहब भी काबीना का हिस्सा है। दफातर खोलने में मसला क्या है फरूक? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लेके चलेंगे। दफातर खोलने में मसला क्या है? शेख रशीद साहब आए प्रोग्राम में, मैंने उनसे यही पूछा, उन्होंने कहा कि जी खोल देने चाहिए। फिर मैंने कहा कि बंद किसने किए हुए? वजारत दाखिला तो आपके पास है। तो उन्होंने मुझसे कहा ये ना पूछें। आज यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब के पास इख्तियारात नहीं है, तो बंद कर क्यों है? वजह क्या है, क्यों नहीं खुल सकते?
आप तक आवाज़ नहीं आ रही है? मेरा सवाल अगर फ़ारूक हबीब साहब तक पहुंचा दें। फ़ारूक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फ़ारूक हबीब साहब, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी। आखिरी सवाल मैं आपसे करी थी सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनके दफातर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं सर? शेख रशीद साहब से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल खुलने चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि जब क्यों नहीं खुल रहे हैं, वज़ारत दाखिला आपके पास है, तो वो कहते हैं कि जी ये ना पूछे मुझसे। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियारात नहीं है। अगर वज़ीर आज़म साहब के पास वाकई इख्तियारात नहीं है, 3 साल 3.5 साल से आपके साथ इत्तेहाद में हैं ये लोग, तो खुल के बोलें वज़ीर आज़म साहब इख्तियारात नहीं है उनके पास। देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है अपने दफातरों को लेकर। मैं समझता हूँ उस हवाले से असद उमर साहब जो है वो MQM के साथ उनके मामलात के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, जिन नुकात के ऊपर हमारा इत्तेहाद कायम हुआ था उसके ऊपर उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है वो काम भी करते रहते हैं। जहाँ तक रही बात दफातरों के हवाले से, उसकी तफसीलात भी होंगी कि वो क्यों बंद हैं, क्या वजूहात हैं। उन वजूहात को भी मेरे ख्याल में जो है वो फिर देख लेते हैं कि वो क्या वजूहात हैं। और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि ये उनके मुतल्लिका मामला है। आपको 3 साल से ये नहीं मालूम कि दफातर बंद क्यों है, खोले क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखें, बात मालूम होने की या ना मालूम होने की बात नहीं है। आपके इल्म में है कि MQM पाकिस्तान बनने से पहले जो है इसका एक बैकग्राउंड था। जब अल्ताफ हुसैन से लेके चल रहे थे, उस दौरान जो कुछ होता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और आपके इल्म में है कि किस तरीके से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ना कि अब ये वो MQM नहीं है, अब तो ये आपके इत्तेहादी हैं, अब तो ये आपके साथी हैं। सुन लेना, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और अगर हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर उस वक्त दफातरों को बंद किया गया था या कुछ लोगों को जो है वो पकड़ा गया था, उनके ऊपर अगर वो चार्जेस मौजूद नहीं हैं या उन दफातरों के ऊपर वो मामलात नहीं हैं जो पहले थे, तो मैं समझता हूँ कि उन दफातरों को जो है वो खुल जाना चाहिए। और अगर उनके उस मुतालबे में किसी किस्म का यही सवाल तो मैं कर रही हूँ, वज़ीर दाखिला से लेकर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात तक यही कह रहे हैं कि दफातर खुल जाने चाहिए, लेकिन फिर खुलते क्यों नहीं है? हुकूमत तो आप ही के हाथ में है ना। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक में आप साथ मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अली साहब, मौलाना साहब का दावा है MQM 2-3 दिन में बाकायदा अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर देगी। सर, MQM के मामलात सर अटक कहाँ रहे हैं? देखें किरण, मैं जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर बिल्कुल आ जाऊंगा, पर एक सेकंड के लिए जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो सियासत थी ना, वो जिन इक़दार की और इखलाकियात का हमें दर्स देते थे, जिसके ऊपर उनकी सियासत मबनी थी, तो ज़रा एक सेकंड के लिए ये भी तो सोच लें कि ये जो हुकूमत 6-7 वोटों से कायम है, इसके अंदर उसकी मॉरल अथॉरिटी क्या रहती है जब वो खुद अपने हाथों से अपने 13-14 MNAs को शो कॉज नोटिस करती है कि आप पार्टी को छोड़ के ऑपोजिशन के साथ जाके शामिल हो गए हैं। तो एक सेकंड के लिए ये जरूर सोचिएगा। बाकी इत्तेहादी जो हैं और उनकी जो अवामी दबाव उनके ऊपर है कि इन नालायकों से, इनकी कारकर्दगी से किनारा कशी इख्तियार करें, वो तो अपनी जगह के ऊपर कायम है। और उसके ऊपर ना सिर्फ MQM ने, अच्छा वैसे मैं कई अरसे से फिर सवाल करती रही, ये जो सेनेट वाले मामलात हुए थे, दीगर मामलात हुए थे, कि आप लोगों ने उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं किए जिन्होंने आपके पूल में होते हुए दूसरी तरफ वोट डाल दिए थे? आप लोगों ने तो नोटिस भी नहीं दिए थे उनको। देखें किरण, गुजारिश इस तरह से है कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था वो आप जानती हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ था। अगर आपके पास ये अश्योरिटी के साथ लिस्ट मौजूद है कि हमारे कौन कौन से सेनेटर थे जिन्होंने जाके हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिए थे, तो आप मुझे दे दें, मैं आपकी सिफारिश लेके अपनी आला क़यादत के पास यकीनन जाऊंगा और उनको कहूंगा कि इनको करार वाक़ई सजा दें, क्योंकि जो सेनेटर्स होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ
पार्टी की सपोर्ट के ऊपर, पार्टी की मेरा काम तो नहीं था ना अली साहब, मैं तो सवाल करूंगी ना आपसे, ये तो आपका काम था ना, ऑपोजिशन में आप लोग थे। किरण नहीं किरण, देखें, अंदाजे के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। सीक्रेट बैलेट के पीछे मंतक ही ये है कि आपको ये चीज पता नहीं चल सकती कि जी किस सेनेटर ने जाके किस बंदे को जाके चेयरमैन सेनेट को उम्मीदवार के तौर पे वोट दिया है। जब तक आपके पास ये अश्योरिटी ना हो, आप किस तरह से किसी को अंदाजे के ऊपर सजा दे सकते हैं। यहां पे तो वजीर आजम साहब ने खुद शो कॉज नोटिस दिए हैं। आप लोगों के टीवी चैनल्स के ऊपर लोगों ने आके कहा है कि जी हम इस नालायकी का बोझ उठा के अपने हल्कों के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉरल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। उसके बाद और अगर इस बार भी लोग आगे पीछे हो गए तो के इंटरव्यू भी इस बार क्या ऐसा बदला है जो पहले नहीं था? देखें, इस दफा आप जानती हैं, एक तो ये जो नालायकी का बोझ है उसका जो रिजल्ट लोगों ने अपने हलकों के अंदर देखा है, पीछे जो दर्जन से ज्यादा जिमनी इलेक्शन गुजरे हैं उसके अंदर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ऐसी मिसालें आपके शहर के अंदर मौजूद हैं जहां पे इनके कैंडिडेट अपने पोलिंग स्टेशन विजिट नहीं कर सके। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन देख लें, उसके बाद आपके सामने है कि जो छावनियों के इलेक्शन हुए थे वो उनकी क्या सूरत हाल है। बाकी उसके अलावा जो मामलात हैं कि जी जो इदारे हैं वो अपने दायरे कार में रह के सियासत से उन्होंने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की हुई, और इमरान खान साहब उनको जलसों में खड़े होके उनको जानवर और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं क्योंकि आज वो न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है आपके सामने? तो अगर ये इसी तरह मामलात चलते रहेंगे तो आपके सामने खुद ही नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब भरपूर मार्जिन के साथ अपना मेजॉरिटी खो चुके होंगे। अली, इखलाकी जवाज की आपने आगाज में बात की ना सर, अगर इतना ही इखलाकी जवाज की आप बात करें तो ये जो 13-14 मुनहरिफ अराकीन है या फिर उनसे ज्यादा के नंबर्स की बात आप लोग कर रहे हैं, उनको आप रिजाइन करवाते, इलेक्शन लड़वाते, वजीर आजम साहब वैसे ही फारिग हो जाते, फ्लोर क्रॉसिंग की क्या जरूरत थी? देखें, आपका मैं जज्बात आपके बिल्कुल उनकी अप्रिशिएट भी करता हूं, पर एक सेकंड के लिए किरण ये समझिएगा कि वहां पे आइन के अंदर अगर डिफेक्शन की क्लॉज मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि लीगली स्पीकिंग वहां पे ये एमएनएस के पास हमेशा ऑप्शन मौजूद है कि वो नो कॉन्फिडेंस के अंदर हुकूमत से अपनी सपोर्ट विदड्रॉ कर सकें। और इस चीज की आपको मिसालें भी मिलती हैं और उनके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो सजाएं हैं, वो भी मेंबरान दे चुके हैं। तो अगर जो प्योरली एक लीगल तरीकाकार है उसके मुताबिक मेंबर्स अपनी कोई यहाँ पे सपोर्ट विदड्रॉ करना चाहते हैं तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। एंड वो जो आइन के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज लिखे हैं वो बर्दाश्त करने को तैयार हैं। और उसकी जो आपके पास जो प्रेसिडेंट है इन सब की वजह से, ठीक है आइन में मौजूद है, लेकिन इन सब की वजह से आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं ना। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है, पैसे देकर खरीदने का वोट इल्जाम आप लोगों के ऊपर लग रहा है। क्या ये अच्छा होता दूसरा तरीका इख्तियार कर लेते? नहीं किरण, पहली बात तो यह है कि मैं आपके टीवी के ऊपर भरपूर मुजम्मत करता हूं अगर किसी मेंबर की आपने लॉयल्टी को पैसे दे के या कोई माली फायदा दे के आपने अपनी तरफ अगर उसको कायल किया है, क्योंकि आपने जानती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ना ये तरीकाकार रहा है और ना उन्होंने इस किस्म की कोई प्रैक्टिस को कभी इनकरेज किया है। अगर अवामी दबाव की बिना के ऊपर अगर मेंबर राजा रियाज नहीं बता रहे कि वो टिकट के ऊपर मामला तय हो गया है, सेटलमेंट टिकट पर तो ही है, राजा रियाज साहब तो बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा है कि माली फवायद के पीछे अगर उन्होंने अपनी लॉयल्टी को बदला है, अगर उन्होंने अपने हलके के अंदर कोई मजबूरी देखी है और उसका वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वो पीछे हट के अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट के ऊपर लड़ना चाहते हैं तो वो यकीनन अप्लाई करें और उसके ऊपर जो हमारी क़ियादत है वहां पे जो सारी ऑप्शंस मौजूद होंगी उसके अंदर इवेल्युएट करके फवायद की, यानी दूसरी तरफ जो परवेज इलाही साहब खुद बता रहे हैं कि आप लोगों ने उनको वजारत आला की ऑफर दी, या दूसरे लफ्जों में मैं कह रही हूँ लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ टिकट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ये सिर्फ माली फवायद तक आप काउंट कर रहे हैं? देखें किरण, गुजारिश इस तरह से जो सियासी जो आपके इतिहाद बनते हैं, आफ्टर ऑल ये सारी की सारी जो इतिहादी और हुकूमत की जमातें कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जम होने तो नहीं आ रही। इट इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। तो उसके अंदर अगर कोई सियासी समझौता होता है जिसके मुताबिक आपको किसी इतिहादी को कोई आला ओहदा देना चाहिए तो इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। इमरान खान साहब ने बाप का चीफ मिनिस्टर कितनी साल से कैरी कर रहे थे, वो 2-3 साल तक क्या बाप का वहां पे बाप पार्टी का कैंडिडेट बलूचिस्तान के अंदर नहीं था चीफ मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें सियासत के अंदर आपके पास आईन इजाजत देता है और इन चीजों को आईनी कानूनी बिना के ऊपर आगे लेके चलना चाहिए। अगर कोई भी गैर कानूनी चीज होती है,
गैर अखलाकी चीज होती है तो आपको एज मीडिया एंड हमें एज पब्लिक लीडर्स उसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, और मैं उस चीज के अंदर आपके साथ हूं। सही। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि नवाज शरीफ साहब उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे, लेकिन मरियम की मौजूदगी में जब इदारे के खिलाफ नारे लगे तो वो खामोशी से सुनती रही, किसी को नहीं रोका। ये इज्जत सिर्फ ताकत में रहते हुए ही की जाती है क्या? देखें, गुजारिश इस तरह से है कि एक तो किरण, ये जो पाकिस्तान अफवाज है या हमारी बाकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये किसी एक पार्टी के यहाँ पे डिस्पोजल पे नहीं है, ये रियासत के इदारे हैं। तो हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम इनकी इज्जत भी करें और इनका एहतराम भी करें। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस चीज की तरफ बात इशारा किया है, जिस चीज की उन्होंने बात की है, वो ये है कि जब FATF की नेगोशिएशंस हो रही थी तो मैं तो उस चीज का मैं उस चीज ये इज्जत उस वक्त भी थी जब मरियम नवाज साहिबा के सामने नारे लग रहे होते थे और वो खामोशी से सुन रही होती थी। मेरी अर्ज तो सुने ना जी। अब गुजारिश ये है कि उन्होंने जो मिसाल दी है वो ये थी कि FATF की जब नेगोशिएशन हो रही थी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शहबाज शरीफ साहब को उनके बकौल आके मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ की कि उन्होंने जो भी रिसोर्सेज जब भी कोई हमारी अफवाज को जरूरत थी वो उनको प्रोवाइड की। तो ये तो एक वजीर आजम की जिम्मेदारी है ना। उस वक्त जब इंडिया $50 बिलियन डिफेंस पे खर्चता था तो मियां नवाज शरीफ साहब $10 बिलियन देते थे ताकि हम अपना बैलेंस जो है आपका स्ट्रेटेजिक पावर के अंदर 1:5 का मेंटेन करते। इन्होंने $7 बिलियन कर दिया और वहां पे इंडिया $60 बिलियन पे चला गया। अली, मैं एक बार फिर पूछ लेती हूं, जो कहते रहे, मैं एक बार फिर पूछ लेती हूं, जब इख्तिदार में थे उस वक्त उसी इदारे की इज्जत किया करते थे, जब इख्तिदार गया तो फिर उसके बाद नारे लगते थे और आप लोग खामोशी से सुनते थे। मरियम साहिबा खामोशी से सुनती थी, खुद भी अब ऐसे क्लिप्स वीडियोस मौजूद हैं कि क्या क्या कह रहे होते थे। तस्लीम करते हैं कि गलती हो गई आप लोगों से, गलती की आप लोगों ने। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे किरण बार बार कह रहा हूं, रियासत और हुकूमत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रियासत के जो सारे के सारे इदारे हैं उनके ऊपर हम सब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर, सारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लाजिम है कि हम उनका एहतराम करें। अगर मरियम नवाज साहिबा ने खुद किसी जगह पे कोई किसी इदारे के खिलाफ बात की है और वो नाजायज थी तो आप मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दे दूंगी। जिस इंसिडेंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं जिसके अंदर एक जलसे में आए हुए शख्स ने वो नारे उठाए थे, तो मुझे बताएं बाद में पार्टी ने उसको शो कॉज नोटिस करके क्या उसको सजा दी कि नहीं दी? इट इज एज सिंपल एज दैट। और जो लाजिम है वो हम सब पे ये है कि हम इदारों का एहतराम करें, चाहे हुकूमत के अंदर हो या ऑपोजिशन के अंदर हो। वो क्लिप दोबारा देखिएगा अली, मैं गुजारिश करूंगी आपसे, वो क्लिप्स दोबारा देखिएगा। मरियम साहिबा के सामने किस तरह से नारे लगते रहे और मरियम खामोश से मुस्कुराती रही थी, सुनती रही थी, कोई जवाब नहीं दिया था उन्होंने। आप सुनिएगा, फिर हम अगले प्रोग्राम में इसको इंशाल्लाह आगे मज़ीद पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, आप जाके वो देखिएगा कि उस शख्स को खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया कि नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं लिया, तो इससे पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मलिक प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो पतोकी में किस तरह से इंसानियत का जनाजा उठाए बात करूंगी इस पर। जनाबे वाला, इस वक्त मैं नोहा सुना रही हूँ मुर्दों के दरमियान पड़ी हुई एक लाश का। इंतहाई सख्त जुमला है ये, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। पतोकी में बारातियों ने इंसानियत का जनाजा निकाला। ऐनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि शुरका ने जेब कतरे का साथी समझा एक पापड़ वाले को, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वहीं पर ही इस बेचारे की मौत हो गई है। फिर लाश वहीं ज़मीन पर बेगोरो कफन पड़ी रही और बाराती खाने में मगन रहे। ये जुल्म के ऊपर एक और जुल्म था। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने शादी हॉल मैनेजर समेत 13 मुल्जिमान को हिरासत में लिया। तहकीकात शुरू हुई, गो के इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई है। वरसा पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस बहुत से लोगों के साथ मिल गई है, लेकिन इस सबसे क़तई नज़र जो बेरहमी बेहिसी इस वीडियो में नज़र आ रही है वही ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम खुद कितने मुर्दा हो चुके हैं कि मैयत की मौजूदगी में भी अपने पेट का दोज़ख भरने से चूकते नहीं हैं। खुद इतने बदबूदार हो चुके हैं कि जनाजे की बू भी सूंघने से कासिर हैं। गरीब मेहनत कश तो मनो मिट्टी तले जा सोया है, लेकिन माशरे में फैलने वाली हैवानियत और लाकानूनियत सब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा गई है। SP कामरान असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे डिटेल्स बता दीजिएगा, अभी तक आगाज़ में आप लोग क्या पता कर सकें, कैसे इस पापड़ वाले की मौत हुई और वहाँ पर लोग बेहिस्सी का निशाना बने रहे, बैठे रहे। जी मैडम, थैंक यू मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताने के रिगार्डिंग द केस।
इसमें दो पहलू हैं जिस लिहाज से इस केस को देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर सबसे पहला केस तो एज अ पुलिसिंग उसका एस्पेक्ट है। वो ये है मैडम कि जैसे ही पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली, हमने बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट किया और बड़ा शॉकिंगली हमें वहाँ जाके इस सोसाइटी का हम सब लोग हिस्सा हैं, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ये जो वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें ये सानहा जो है बड़ी बेदर्दी से अनफोल्ड हुआ है कि एक आदमी जिसकी ये एक तफ्तीश के बाद की बात है कि कैसे उसकी मौत वाक़ई हुई, लेकिन उसकी वहाँ पे जो है वो लाश जो है बेआसरा पड़ी है और उसके साथ जो है बारात का जो रूटीन के मैटर्स हैं वो उसी तरह चलते रहे। इस पहलू से तो हमें एज अ सोसाइटी अपने आप को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। और जो उसका दूसरा पहलू ये है कि हमने उसमें एज अ पुलिस अपनी क्या स्टेप्स किए, उसमें हमने प्रॉम्प्टली जो उसके लवाहकीन हैं उसको कांटेक्ट किया, उनको बताया कि जी ये सूरत हाल है। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने आया, जिस तरह उन्होंने अपना जो है FIR दर्ज करवाने के लिए हमारे पास जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की, उसी लिहाज से हमने उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए FIR रजिस्टर की। और जितने भी उस शादी के लोग जो उस करीब कम्युनिटी में या उस विसिनिटी में मौजूद थे उनको हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है आपने, उसमें क्या वाकया क्या पता चला है आपको? इसमें एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, शायद ये यहाँ पे बताना शायद उस तरह मुनासिब अभी है या नहीं है, लेकिन अभी तक हमें फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जो है रिगार्डिंग दी तशद्दुद जो है वो उस तरह हमारे सामने अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। बलिहाज बॉडी की जो अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उस तरह ग्लेरिंग तशद्दुद के निशानात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को हर एस्पेक्ट से करेंगे। और इसमें सर आप सीनियर ऑफिसर हैं, अभी तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि चेहरे पर भी जो हम वीडियो देख रहे हैं चेहरे पर तो कोई ऐसा निशान नहीं है कि जिससे लगे कि तशद्दुद किया गया है, तो फिर ये अचानक मौत की वजह क्या बनी, ये पता चल सका है अभी तक आपको? मैडम इसमें जो है एक्चुअली एज अ पुलिस ऑफिसर मैं इस पे फाइनल कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये मेडिकल बोर्ड की मैंडेट है कि वो इसकी फाइनल जो है रिपोर्ट देंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी। लेकिन इस वकूए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं जो हमारे पास अभी हम कब्जा पुलिस में ले चुके हैं, जो शादी के फंक्शन की वजह से मुख्तलिफ वीडियोस जो बनाई गई शादी से रिलेटेड या उस एरिया से रिलेटेड, हम उनको एनालाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है हम इसको पूरा जो है इंसाफ के तकाजे पूरा करते हुए इसकी तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। नाज़रीन से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।